नमस्कार। आज हम एक ऐसे सीक्रेट को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे इतिहास को जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। कहानी है कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नजरों से बचकर खुद को एक न्यूक्लियर पावर बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे धमाके से, एक ऐसी घटना से जिसने सही में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बात है 18 मई 1974 की। जगह थी राजस्थान का तपता हुआ पोखरण रेगिस्तान। ये वो दिन था जो भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोपहर के ठीक 3:45 हुए थे कि अचानक जमीन बुरी तरह से कांप उठी। एक जोरदार झटका। सबको लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी। तो फिर ये था क्या? ऐसा क्या हुआ था जिसने जमीन को इस तरह हिला दिया? ये था भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। इसे इतनी ज्यादा सीक्रेसी के साथ किया गया था कि अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां भी बस देखती रह गईं, एकदम हैरान। पूरी दुनिया में बस एक ही सवाल था, आखिर भारत ने ये कर कैसे दिखाया? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत को आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों भारत ने यह रास्ता चुना? इसके पीछे की कहानी थोड़ी गहरी है और इतिहास से जुड़ी हुई है। देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो गई थी, न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन, फिर यूके, फिर फ्रांस और 1964 आते आते तो भारत का पड़ोसी देश चीन भी इस पावरफुल न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बन चुका था। और भारत के लिए ये खतरा सिर्फ दूर की बात नहीं थी, ये बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सोचिए जरा, 1962 में चीन के साथ जंग में भारत को एक बड़ी हार झेलनी पड़ी। फिर 2 साल बाद ही 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और बात यही नहीं रुकी। 1971 की जंग में तो अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नेवी के जहाज भारत को डराने के लिए भेज दिए। इन सब घटनाओं ने एक बात साफ कर दी थी कि अगर टिके रहना है तो खुद को मजबूत करना होगा, अपना खुद का हथियार बनाना होगा। तो इस बड़े मिशन के पीछे कुछ बहुत बड़े नाम थे, कुछ दूर की सोचने वाले लोग। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आने वाला था। इस पूरे प्रोग्राम की नींव रखने वाले असल में 3 आर्किटेक्ट थे। एक थे महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा, जिनका यह सपना था। दूसरे थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए हरी झंडी दी। और तीसरे थे उद्योगपति JRD टाटा, जिन्होंने इस मिशन के लिए जरूरी पैसा लगाया। बस ये एक नंबर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक तूफान लेकर आने वाला था। जनवरी 1966, ये वो महीना था जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखा। एक तरफ एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी भाभा की जान चली गई, और दूसरी तरफ उसी महीने ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। मतलब एक ही महीने के अंदर इस प्रोग्राम के 2 सबसे बड़े पिलर खत्म हो गए। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई साजिश थी? ये सवाल आज भी कायम है। इन जबरदस्त झटकों के बाद भी भारत रुका नहीं, मिशन चलता रहा। लेकिन अब असली चुनौती देश के अंदर नहीं बल्कि बाहर से आने वाली थी। पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी होने लगी थी। तो हुआ ये कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। जो बड़ी न्यूक्लियर पावर थीं, अमेरिका, रूस वगैरह, उन्होंने मिलकर एक ट्रीटी बनाई जिसे कहते हैं NPT, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका सीधा साधा मतलब था कि अब कोई भी नया देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता। भारत ने इसे साफ साफ भेदभाव वाला बताया। मतलब कुछ देशों के पास तो ये हथियार रहेंगे और बाकी कोई बना भी नहीं सकता। ये तो ठीक नहीं है। तो भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया और फैसला किया कि वो अपना रास्ता खुद तय करेगा। और यह प्रेशर सिर्फ NPT तक नहीं रुका। इसके बाद NSG बना, यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसने भारत को न्यूक्लियर मटेरियल मिलना ही बंद कर दिया। फिर ICTBT, जिसने हर तरह के न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाने की बात की। मतलब हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इतनी रुकावटों के बाद भी भारत ने घुटने नहीं टेके। और फिर आया साल 1998, जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो क्या कर सकता है। ये साल था 1998। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साइंटिस्ट को एक ही बात कही, गो अहेड। मिशन था अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की सैटेलाइट्स की निगरानी से बचकर पोखरण में एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करना। ये एक बहुत बहुत बड़ा दाव था। अगर पकड़े जाते तो सब खत्म।
और इस मिशन को कामयाब करने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थे। सैटेलाइट से बचने के लिए सारा काम सिर्फ रात में होता था। साइंटिस्ट की असली पहचान छुपाने के लिए उन्हें कोड नेम दिए गए थे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। इतना ही नहीं, साइट पर हर कोई आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता था ताकि किसी को शक तक न हो। और फिर वो दिन आ ही गया। 11 मई 1998 भारत ने एक साथ 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए। 1, 2 नहीं, पूरे 3। और इसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई को 2 और टेस्ट किए गए। पूरी दुनिया बस देखती रह गई। CIA, अमेरिका, सबके होश उड़ गए थे। इन धमाकों के साथ ही भारत ने दुनिया के सामने अपना नया स्टेटस अनाउंस कर दिया था। जाहिर है दुनिया भर से सवाल उठने लगे। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ किया। उन्होंने कहा, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया है। ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारत की अपनी सुरक्षा के लिए है। और इसी के साथ भारत ने ऑफिशियली खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया। तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था, ये दुनिया खतरनाक है और इसमें अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम जरूरी था। भारत ने दिखा दिया था कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये कदम भारत की सुरक्षा के लिए एक मजबूत गारंटी था, या फिर इससे दुनिया में एक और नया खतरा पैदा हो गया? ये एक ऐसी बहस है जो आज तक चल रही है और इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।